ये कहानी मार्वल की पिछली मूवी द इनक्रेडिबल हल्क इटर्नल्स और एक मिनी सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से कनेक्टेड है। वहीं एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि स्टीव के उम्र दराज होने की वजह से उसने अपनी शील्ड सैम को देकर नए कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी उसको सौंप दी थी। सैम ने शील्ड तो ले ली, लेकिन खुद को इतना काबिल ना समझते हुए वो कैप्टन अमेरिका नहीं बनता। लेकिन इसकी मिनी सीरीज के एंड में जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो कैप्टन अमेरिका बनता है और अब वही कैप्टन अमेरिका है। साथ ही इटर्नल्स मूवी में सर्सी ने यूनिमाइंड की मदद से सभी इटर्नल्स की पावर को खुद से जोड़कर पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जीवित हो रहे सेलेस्टियल तियामात को पत्थर का बनाकर पृथ्वी को बचा लिया था। असल में अब पता चलता है कि उस सेलेस्टियल का शरीर पत्थर का नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर के वकांडा में पाए जाने वाले वाइब्रेनियम से भी कहीं ज्यादा मजबूत धातु का बन गया था, जिसको एडमेंटियम कहते हैं। इसी धातु को एक्समैन में वुल्वरीन के शरीर में डाला गया था और हिंद महासागर के जिस जगह उस सेलेस्टियल का शरीर पड़ा था उसको सेलेस्टियल आइलैंड नाम दे दिया गया। अब उस एडमेंटियम को पाने के लिए सभी ताकतवर देशों में होड़ लग जाती है। तो हल्क मूवी में जो जनरल रॉस हल्को को कैद करके उसकी शक्तियों से अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाना चाहता था, वो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका की जनता को विश्वास दिलाता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनता है तो अमेरिका की हालात को सुधारने के लिए तो वो थैनोस जैसे एलियंस के हमलों से देश की रक्षा करेगा। और अपने इसी वादे के चलते उसको अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसके 5 महीने बाद सरपेंट सोसाइटी का नेता साइड वाइंडर एक पैकेज को जिसको उसने जापान से चुराया था किसी अज्ञात क्लाइंट को देने के लिए मैक्सिको के ओकासाका में आता है और खुद की सेफ्टी के लिए चर्च में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर अपने पास रखता है। लेकिन व्हाइट हाउस को इस बात की भनक लग जाती है तो रॉस अपनी सील टीम को उस पैकेज को अपने कब्जे में लेने के लिए भेज देता है। लेकिन उससे पहले ही नया कैप्टन अमेरिका सैम वहां पहुंचकर साइड वाइंडर के लोगों से लड़ता हुआ उनकी गोलियों को अपने विंग से रोक देता है, जो अब वकांडा के वाइब्रेनियम और ब्लैक पैंथर के बने सूट की एनर्जी स्टोर करके वापस हमला करने की टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। सैम साइड वाइंडर के लोगों को मारता हुआ उसके सामने आ जाता है, लेकिन उसके गार्ड के बीच में आ जाने की वजह से साइड वाइंडर वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच सैम फाल्कन को पैकेज अपने कब्जे में लेने की इजाजत दे देता है तो फाल्कन बिजली की तेजी से उड़ता हुआ उस पैकेज को लेकर जा रहे भाड़े के सैनिकों को मारकर पैकेज अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक उसी समय सील टीम वहां पहुंचकर देखती है कि कैप्टन अमेरिका सैम और फाल्कन ने बंदियों को बचाकर पैकेज को सिक्योर कर लिया है। इस बात की खबर वो रॉस को दे देते हैं। वहीं फाल्कन के अकेले ही पैकेज हासिल करने से खुश होकर सैम उसकी एडवांस ट्रेनिंग के लिए उसको सुपर सोल्जर ब्रैडली के पास ले जाता है। बूढ़े ब्रैडली को देखकर फाल्कन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी ब्रैडली एक ही घूंसे में पंचिंग बैग को उड़ा देता है। तब फाल्कन को पता चलता है कि ये ब्रैडली द सुपर सोल्जर है, जिसको अमेरिका की सरकार ने 30 साल कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तभी सैम को व्हाइट हाउस से कॉल आता है कि राष्ट्रपति रॉस ने सेलेस्टियल आइलैंड पर एक विश्व समिट रखी है और वो सैम से मिलना चाहते हैं। इस बात से ब्रैडली के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि 30 साल तक उस पर ये सारे एक्सपेरिमेंट रॉस के कहने पर ही होते आए थे और वो रॉस का असली चेहरा जानते थे। इस पर सैम उनको समझाता है कि रॉस ने उसको और नताशा को भी कैद किया था, पर अमेरिका की हालातों को ठीक करने के लिए हमें अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा। फिर वो ब्रैडली को भी अपने साथ व्हाइट हाउस चलने के लिए मना लेता है। तीनों व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही सभी देशों के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी भी आते हैं। अपना संबोधन शुरू करने से पहले प्रेसिडेंट रॉस सैम को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे एक नई एवेंजर्स की टीम बनाने को कहते हैं। इस पर सैम रॉस को याद दिलाता है कि एवेंजर्स को अलग भी आप ही ने सुकोविया समझौते के दौरान करवा दिया था, तो अब फिर से एवेंजर्स की टीम को क्यों बनाना चाहते हैं। तो रॉस उसको अमेरिका की सुरक्षा का हवाला देकर अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। सैम ये बात फाल्कन और ब्रैडली को बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है अगर हमने टीम बनाई तो हमको रॉस के लिए काम करना पड़ेगा। इतने में रॉस सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने सेलेस्टियल आइलैंड पर अपना संबोधन शुरू करता है और सबको बताता है कि जापान से चुराकर ले जाए जा रहे पैकेज को जिसमें एडमेंटियम था वो हमने सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में ले लिया है और इसके लिए वो सैम और फाल्कन का धन्यवाद करता है। साथ ही रॉस सभी देशों को एक साथ मिलकर आपस में बराबर बराबर एडमेंटियम निकालने की संधि करने की बात कहता है, जिससे सभी देशों
देशों को अपनी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और डिफेंस को मजबूत करने का बराबर मौका मिल सके। रॉस अपनी बात आगे बता ही रहा होता है, तभी मिस्टर ब्लू नाम का एक पुराना गाना बजने लगता है। इससे ब्रैडली और 4 लोग अपना मानसिक संतुलन खोकर रॉस और बाकी लोगों पर गोलियां चला देते हैं। तो सैम ब्रैडली से रॉस को बचा लेता है और रॉस सुरक्षित वहां से निकल जाता है। वहीं मौजूद रूथ भी लोगों को उनसे बचाने में लग जाती है। ब्रैडली मौका देखकर तुरंत व्हाइट हाउस की खिड़की से कूदकर भागने लगता है, लेकिन सैम उसके सामने आकर उसको समझाकर सरेंडर करवा देता है। उसके बाद सैम गुस्से में प्रेसिडेंट रॉस की आपातकाल बैठक में घुस जाता है। तो रॉस सबको अपने रूम से बाहर निकालकर सिर्फ रूथ को उनके साथ रुकने की परमिशन देता है, क्योंकि वही रॉस की सिक्योरिटी एडवाइजर थी। वो बताती है ये एक प्लान टेररिस्ट अटैक था। तो सैम समझाता है ब्रैडली ने ये सब किसी के कंट्रोल में होकर किया है, वो अपने होश में था ही नहीं। तो रूथ बताती है ब्रैडली ने बदले की भावना से ही हमला किया था। दोनों की बातें सुनकर रॉस सैम को इस जांच से बाहर निकालकर रूथ को जांच सौंप देता है, लेकिन सैम ब्रैडली को बचाने की ठानकर अपने संबंधों का सहारा लेकर चुपचाप ब्रैडली से मिलने जेल आता है। वहाँ ब्रैडली सैम को बताता है रूम में बैठने के बाद वो व्हाइट हाउस से बाहर कैसे पहुंचा उसको कुछ याद नहीं है। ऊपर से कैद में रहने का डर ब्रैडली को सताने लगता है, क्योंकि जैसे तैसे वो 30 साल जेल में काटकर आया ही था। और फिर वो सैम से फिर वापस जेल में आने को मना कर देता है, लेकिन सैम उसको किसी भी हालत में बचाने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। तभी फाल्कन सैम को बताता है कि उसने व्हाइट हाउस से सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है और उससे पता चलता है कि ब्रैडली के फोन की स्क्रीन अचानक से फ्लक्चुएट होने लगी थी और तभी उसने अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खो दिया था। दूसरी तरफ रूथ को भी वीडियो से यही पता चलता है। फिर सैम और फाल्कन सारी घटनाओं को कनेक्ट करते हुए बात ही कर रहे होते हैं, तभी साइड वाइंडर अचानक से सैम की गाड़ी के सामने आकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता हुआ उसकी कार बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर जैसे ही साइड वाइंडर थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तभी सैम उस पर हमला करके उसे काबू कर लेता है, लेकिन साइड वाइंडर धोखे से सैम को गोली मारकर उसको छुपने पर मजबूर कर देता है। पर सैम भी चालाकी से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। तभी इन सभी घटनाओं के पीछे जो आदमी था वो साइड वाइंडर के मोबाइल पर कॉल करके सैम से कहता है तुम अच्छा लड़े, लेकिन आगे क्या होगा तुमको नहीं पता, और कॉल कट कर देता है। उसके बाद सैम उस मोबाइल को ले जाकर फाल्कन को देता है और उससे इस पर आई लास्ट कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है। वहीं फाल्कन उसको बताता है रूथ की ट्रेनिंग वही इजराइल में हुई है जहां ब्लैक विडो की हुई थी। व्हाइट हाउस की वीडियो देखकर सैम समझ जाता है कि ब्रैडली ने रॉस को मारने के इरादे से गोली नहीं चलाई थी। इतने में फाल्कन लास्ट कॉल की लोकेशन वेस्ट वर्जीनिया के सुनसान इलाके में सेना की जमीन पर बने कैंप इको 1 को ट्रेस कर लेता है और फिर वो दोनों कैंप इको 1 के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रूथ बाकी के कैदियों से पूछताछ करने जेल आती है, लेकिन वहीं का सिक्योरिटी गार्ड रूथ के सामने ही उनको गोली मारकर मार डालता है और फिर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। तो रूथ उसके पास जाकर देखती है कि उसके वॉकी टॉकी पर भी मिस्टर ब्लू नाम का गाना चल रहा था। तो वो तुरंत ब्रैडली को वहाँ से निकालकर दूसरी जेल में ले जाने लगती है। इधर कैंप इको 1 में एक कैदी वहाँ के वार्डन की हत्या करके प्रेसिडेंट रॉस को कॉल करके उस पर किए अत्याचारों का बदला लेने और रॉस का असली चेहरा दुनिया को दिखाने की धमकी देता है। तो रॉस समझ जाता है कि उस पर हमला इसी कैदी ने करवाया था। तो रॉस तुरंत रूथ को कॉल करके अपने कैंप इको 1 के राज खुलने के बारे में सावधान करता है और उसको तुरंत अपने पास वापस बुलाता है। वहाँ पहुंचकर सैम और फाल्कन कैंप के सिक्योरिटी कैमरा और गार्ड्स को चकमा देकर उस बेस में घुस जाते हैं, जहाँ उनको एक बड़ी लैब भी मिलती है। दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सैम को वहाँ कुछ लोगों का मेडिकल डाटा मिलता है, जिसमें ब्रैडली और बाकी व्हाइट हाउस के हमलावरों की फाइल भी शामिल होती है। दूसरी तरफ संधि को बचाने के लिए रॉस सबसे पहले जापानी प्राइम मिनिस्टर ओसाकी से मिलने सीधा जापान चला जाता है, लेकिन ओसाकी रास को सबूत दिखाता है कि उनके पैकेज की चोरी खुद रास ने करवाई थी और खुद से ही पैकेज को बचाने का नाटक करके उसने जापान को वापस सौंप दिया। इस बात से रॉस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा किया ही नहीं था। पर ओसाकी उसको CIA के लीगल ट्रांजैक्शन की फाइल दिखाता है। इसके बाद भी रॉस इसे किसी देश की चाल बताने की कोशिश करता है, पर ओसाकी संधि करने से साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। इधर कैंप इको 1 में फाल्कन पता लगा लेता है कि क्लाइंट ने ही किसी भी आदमी को चमकती लाइट से अपने बस में करने का तरीका खोज लिया है और मिस्टर ब्लू गाना उनको ट्रिगर करता
करता है, जिससे वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। सीधी तौर पर इसका मतलब क्लाइंट माइंड कंट्रोल कर सकता है, और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क का एक जीव विज्ञानी डॉक्टर सैमुअल होता है, जिसको अब लीडर के नाम से जाना जाता है। तभी वो अपना विकृत रूप उन दोनों को दिखाता है। अब बात खुल जाती है कि एडमेंटियम की चोरी और व्हाइट हाउस पर हमला सैमुअल ने ही करवाया था। फिर सैमुअल सैम को बताता है रॉस ने उसको पिछले 16 सालों से यहीं कैद किया हुआ है, और खुद रॉस जानता है कि मैंने ही व्हाइट हाउस पर हमला करवाया था। वो फिर भी इस बात की सजा ब्रैडली को दे रहा है। इतना सुनते ही सैम उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सैमुअल उसको सोनार वेव में बांध देता है, जिससे रॉस ने कभी हल्क को काबू किया था। तभी सैमुअल के कंट्रोल में चल रहे सैनिक वहां आकर सैम और फाल्कन से लड़ने लगते हैं। इन सब में सैमुअल वहां से निकलकर चला जाता है। उन सभी सैनिकों को वो दोनों बेहोश करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी और भी सैनिक उनका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन उसी समय रूथ वहां पहुंचकर सैनिकों को रुकने का आदेश देती है, पर जब वो उसकी नहीं सुनते तो वो खुद ही सारे सैनिकों को मारकर बेहोश कर देती है। और उसके बाद वो सैम को बताती है कि तुम सही थे, इन सबको सैमुअल ने ही कंट्रोल कर रखा था। तभी FBI वाले वहां आकर सैम और फाल्कन को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उसी समय मिस्टर ब्लू गाना बजने लगता है। इससे सारे FBI वाले अपना मानसिक संतुलन खोकर उन तीनों पर गोलियां चला देते हैं। तो वो तीनों बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इधर रॉस को पता चल जाता है कि जापानी प्राइम मिनिस्टर ओसाकी का इल्जाम बिल्कुल सही है, और अब वो एडमेंटियम को अकेले ही हड़पने के लिए अपनी नेवी को सेलेस्टियल आइलैंड के लिए रवाना कर चुके हैं। तो अपने सलाहकारों के आपसी चिक चिक से परेशान होकर रॉस टेबल पर जोर से मुक्का मार देता है। इससे टेबल के पत्थर में दरार आ जाती है। फिर वो आदेश देता है कि हमारे एयर स्ट्राइक टीम 5 को आइलैंड पहुंचने को कहो, और मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। अब सिर्फ अमेरिका ही पूरे एडमेंटियम का मालिक होगा। दूसरी तरफ सैम अपने दोस्त कमांडो डेनिस से मिलने आता है। उसने साइडवाइंडर को उसी के कब्जे में रखा हुआ था। तो सैम डेनिस को उन गोलियों का सैंपल देकर चेक करवाने को कहता है, जिसको रॉस अब तक खाता आ रहा था। इतने में फाल्कन सैमुअल के भेजे हुए सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए एक प्रोग्राम रन कर देता है। उसके बाद सैम साइडवाइंडर से डॉक्टर सैमुअल की कहानी के बारे में पूछता है। तो साइडवाइंडर अपनी सजा को कम करने के बदले उसको बताता है कि डॉक्टर सैमुअल उनकी टीम को एक मलबे में दबा मिला था। बैनर जो हल्क है, उसका खून सैमुअल की सिर पर लगी चोट में चला गया था और उसके खून से मिल गया था, जिसकी वजह से वो बैनर की तरह गामा रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो गया। लेकिन उसको हल्क की ताकत की जगह एक सुपर दिमाग मिला, जिसकी वजह से वो भविष्य में होने वाली संभावनाओं को कुछ हद तक समझ सकता था। तो रॉस ने सैमुअल के खून से गामा रेडिएशन को कम करने की बजाय दुगना कर दिया, और फिर तरक्की पाने के लिए उसने सैमुअल से टेक्नोलॉजी और बेहद एडवांस बनाने के आइडियाज लेकर अपनी सरकार को दिए। साथ ही रॉस ने उससे वादा किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसकी सजा खत्म करवा के उसे आजाद कर देगा। लेकिन जब रॉस ने अपना वादा नहीं निभाया तो सैमुअल ने साइडवाइंडर से एडमेंटियम चोरी करवाकर CIA के अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर कर रॉस को फंसा दिया, जिससे देशों में कोई संधि हो ही ना पाए बल्कि जंग छिड़ जाए, और इन सब का दोष रॉस पर लगे। तभी कमांडो डेनिस सैम को बताता है प्रेसिडेंट रॉस हिंद महासागर पहुंच चुके हैं और जापानी वारशिप भी पास ही में है। तो सैम और फाल्कन अपने सूट पहनकर सेलेस्टियल आइलैंड पहुंच चुके प्रेसिडेंट रॉस के शिप पर उतरते हैं और रूथ हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाती है। सैम को अपनी शिप पर देखकर रॉस भड़क पड़ता है, पर सैम उसको अकेले में बात करने के लिए मना लेता है और उनको बताता है कि डॉक्टर सैमुअल ने ही एडमेंटियम चुराया था। फिर व्हाइट हाउस में आप पर हमला उसी ने करवाया। उसके बाद जापानियों को ये खुफिया खबर भी पहुंचाई। ये सब करके वो आप और जापान के बीच जंग करवाना चाहता है, और ये सब उसने माइंड कंट्रोल कर कर करा है। उसके बाद सैम रॉस से उसकी मेडिकल डिटेल्स सैमुअल के पास होने और रॉस के लगातार कैंप इको-1 में आने जाने का कारण पूछता है। गुस्से में बताता है अगर मैं डॉक्टर सैमुअल की मदद नहीं लेता तो अब तक मारा जाता, क्योंकि मेरा दिल जवाब दे चुका था और किसी भी डॉक्टर को मेरी बीमारी पता ही नहीं चली। सिर्फ सैमुअल ने ही इसको समझा। फिर वो अपनी गोलियां दिखाकर बताता है सिर्फ यही दवा मुझे जिंदा रखे हैं, पर प्रेसिडेंट की सीट का दावा खोने के डर से मैंने उसको आजाद नहीं किया। साथ ही हल्क और एबोमिनेशन ने जो तबाही मचाई थी उसका सारा दोष सैमुअल पर मर दिया गया और वो बलि का बकरा बना। उसी समय सैमुअल 2 अमेरिकन पायलट्स के दिमाग पर कंट्रोल करके जापान के जहाजी बेड़े पर हमला करवा देता है। तो उन दोनों पायलट्स को रोकने के लिए सैम और फाल्कन उनके जेट के पीछे उड़
जाते हैं, लेकिन जापानी जेट रॉस के शिप पर अपनी 5 मिसाइल दाग देता है, जिनमें से 3 को शिप का डिफेंस सिस्टम नष्ट कर देता है और बाकी बची 2 मिसाइल्स को फाल्कन और सैम शिप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। इतने में रॉस जापानी प्राइम मिनिस्टर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पायलट्स उनका आदेश नहीं मान रहे, लेकिन जब तक कैप्टन अमेरिका अपने पायलट्स को रोक न दे तब तक तुम अपने एयरफोर्स को रोक लो। पोरोसाकी रास की बात नहीं सुनते। तभी डॉक्टर सैमुअल रॉस की हॉटलाइन को कंट्रोल करके उसके गुस्से को भड़काने की कोशिश करता है। सैमुअल के शब्दों से परेशान होकर रॉस अपना आपा खोने लगता है, फिर भी वो अपनी दवाई ले लेता है, पर सैमुअल उसको अपने असली रूप में आने के लिए और भड़काता है। वहीं बाहर सैम और फाल्कन अपने पायलट्स को रोकने में लगे होते हैं। सैम एक जेट का विंग अपने विंग से काट देता है और फाल्कन उसी पायलट को जेट से निकालकर बचा लेता है। तभी दूसरे पायलट अपनी 4 मिसाइल जापानी जहाजी बेड़े पर दाग देता है। उन सभी मिसाइलों को सैम एक एक करके नष्ट कर देता है, लेकिन आखिरी मिसाइल को नष्ट करने के चक्कर में फाल्कन उसकी चपेट में आकर समुद्र में गिर जाता है। इधर सैमुअल रॉस को अपना असली चेहरा दिखाने को कहता है, जिसमें वो पलक झपकते ही खुद ही जापानी जहाजी बेड़े को नष्ट कर सकता था। तो गुस्से में पागल हो चुके रॉस का शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। इतने में सैम दूसरे पायलट को बचाकर उसका जेट जापानी जहाज से टकराने से बचा लेता है। तो बागी पायलट्स को रोक देने और जापानी जेट को वापस होने की खबर सुनकर रॉस शांत हो जाता है। तो सैमुअल का प्लान कामयाब न हो पाने के कारण वो गुस्से से चीख पड़ता है। उसके बाद यूएस आर्मी फाल्कन को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाती है। तो वहाँ बकी सैम से मिलने हॉस्पिटल आता है। सैम उसको बताता है कि फाल्कन को मशीनी दिल लगाकर ही बचा पाया गया है और अपनी नाकामयाबी से परेशान होकर वो बकी से कहता है कि स्टीव ने गलत बंदा चुन लिया। तो बकी उसको समझाता है, तुम अपनी ताकत से भी ज्यादा कर रहे हो, और फिर सैम का हौसला बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। इधर कमांडर डेनिस को पता चल जाता है कि रॉस जिन गोलियों को खा रहा है उनमें गामा रेडिएशंस हैं, जिसको खास तौर पर खून में मिलने के लिए ही बनाया गया है। सच्चाई जानकर डेनिस जैसे ही सैम को बताने के लिए कॉल करने वाला होता है, तभी सैमुअल उसके सामने आकर सोनार की पावर से डेनिस को ही मार डालता है और सैम तक सच पहुंचने नहीं देता। इधर व्हाइट हाउस में रॉस अपनी बेटी को कॉल करता है। इत्तेफाक से वो इतने सालों बाद उनका कॉल उठा लेती है। रॉस ने उससे ज्यादा कभी किसी को प्यार ही नहीं किया। रॉस उससे सिर्फ एक ही बात पूछता है कि क्या वो चेरी ब्लॉसम के बाग में उसके साथ एक बार फिर से घूमना चलना चाहेगी, जैसे वो बचपन से जवानी तक उनके साथ वहाँ घूमा करती थी। वो अपने पिता के मन की बात सुनकर राजी हो जाती है। उसके बाद रॉस हाल ही में हुए सेलेस्टियल आइलैंड की घटना पर अपनी सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। इधर सैमुअल सैम के सामने आकर कबूल करता है कि वो हिंद महासागर में जंग नहीं बल्कि रास का रूप दुनिया के सामने उजागर करना चाहता था। तभी सेना आकर सैमुअल को गिरफ्तार कर लेती है। तो सैमुअल उसको चेतावनी देता है, अगर रॉस बच गया तो वो सबको मार डालेगा। इधर रिपोर्टर्स रॉस को बताते हैं कि डॉक्टर सैमुअल ने सरेंडर कर दिया है और वो बता रहा है कि आपने उससे वादा किया था कि वो आपका काम करेगा और आप उसकी सजा माफ करवा दोगे। इतना कहते ही सैमुअल और रॉस की ऑडियो टेप वहाँ चलने लगती है। इतना सब होता देख रॉस की सिक्योरिटी रॉस को सेफ निकालने में लग जाती है। इससे रॉस का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सबके सामने रेड हल्क में बदलकर वहाँ तोड़ फोड़ मचा देता है। उसी समय सैम वहाँ पहुंचकर रेड हल्क बने रॉस को देखकर समझ जाता है कि सैमुअल शुरू से रॉस को हल्क बनाकर दुनिया को दिखाना चाहता था। इतने में दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो सैम अपने वाइब्रेनियम से बने विंग्स के टुकड़े मारकर रॉस की बॉडी में घुसा देता है। वो टुकड़े रेड हल्क की स्किन को काट देते हैं, पर इससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भयानक तबाही मचाता हुआ रेड हल्क व्हाइट हाउस को ही तबाह कर देता है। तो सैम उसको अपने पीछे सीधा चेरी ब्लॉसम के पार्क ले आता है। वहाँ पहुंचकर सैम रेड हल्क को याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये वही जगह है जहाँ अक्सर वो अपनी बेटी के साथ आया करते थे, लेकिन रेड हल्क पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं होता। तो वो लड़ना जारी रखते हैं। रेड हल्क सैम को मारते मारते उसकी एक विंग तोड़कर उसे घूंसा मार देता है। तो सैम हद से ज्यादा भर गई एनर्जी वाले विंग्स को जैसे ही रेड हल्क के शरीर में घुसाता है, तभी एक जोरदार विस्फोट हो जाता है, जिसके प्रेशर से दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रूथ वहाँ आकर सैम को उठाती है। साथ ही रेड हल्क भी जाग जाता है। हद से ज्यादा थका हुआ सैम अब उससे बात करने के लिए उसके सामने आकर उसे समझाने की फिर से कोशिश करता है। सैम रेड हल्क से कहता है कि आप पहले जैसे
नहीं रहे, आप अपने आप को सुधार रहे हैं और यही मौका है दुनिया के साथ आप अपनी बेटी को भी साबित कर सकें कि आप बदल चुके हैं। तभी ब्लॉसम की एक पत्ती रॉस के हाथ में अपने आप आ जाती है। उसे देखकर और अपनी बेटी का नाम सुनकर रेड हल्क शांत होता हुआ वापस रॉस बन जाता है। तो वो घायल रॉस को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद सैम सीधा ब्रैडली को रिहा करवाने जेल आ जाता है। वहाँ रूथ उनका सूट वापस करती है। फिर कुछ दिनों बाद सैम रॉस से मिलने उसी खुफिया जेल द राफ्ट में जाता है जहाँ रॉस ने कभी उसको कैद किया था, क्योंकि रॉस ने इस बार सारा दोष खुद पर लेकर अपने राष्ट्रपति के पद से रिजाइन कर दिया था। सैम उसको गोलियों में मौजूद गामा रेडिएशन के बारे में बताता हुआ कहता है, ये पूरी तरह से आपके खून में मिल चुका है, लेकिन आपकी कोशिशों के बदले जापान संधि करने को तैयार हो चुका है। उसके बाद वो रॉस को सरप्राइज देता हुआ उसकी बेटी पैटी से उसको मिलवाता है। उसको देखकर रॉस हैरान होता हुआ भावुक हो जाता है। तो पैटी वहीं बैठकर उनसे ढेर सारी बातें करती हैं। ये पल रॉस की आंखें नम कर देता है। फिर सैम फाल्कन से मिलने हॉस्पिटल आता है। फाल्कन उसको बताता है कि वो हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहता था, वो भी सैम के जैसा। ये बात सुनकर सैम भी इमोशनल हो जाता है और फिर वो उसको जल्दी से ठीक होकर अपनी नई एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का न्योता देता है। तो फाल्कन भी अपने विंग्स को वाइब्रेनियम के बनवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।